हाँ, न्यूमेरिकल्स करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ सॉल्व कीजिए कॉपी पेन से। पहला क्वेश्चन है, इजी से जाते हुए टफ पे जाएंगे। और क्वेश्चंस कराते टाइम मैंने ये ध्यान रखा है कि पूरा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं, पूरे मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएं और कुछ नए क्वेश्चंस आ जाएं। क्योंकि ये टॉपिक छोटा है तो क्वेश्चंस कम है। दो पार्टिकल्स हैं, अब मास कितना दिया, 5 kg और 10 kg। m1 ले लो 5 kg, और ये रखा कहाँ है, कुछ इस तरह से रखा है। 5 kg है, फिर 1 मीटर की दूरी पे 10 kg है। अगर इसको मैं ओरिजिन मान लूँ तो ये 1 मीटर हो जाएगा। तो m1 मान लो कि 0 पे रखा है, यानी x1 को 0 मान लो कि ओरिजिन पे रखा है। m2 कितना दिया हुआ है, 10 kg, और x2 कितना है, ये 1 मीटर है ना। इसको मैंने ओरिजिन पे मान लिया तो ये 1 मीटर पे हो गया। तो 5 kg और 10 kg रखें, 1 मीटर के डिस्टेंस है उनके बीच में। 5 kg को अगर मैं ओरिजिन पे मान लूँ तो 10 kg पहुँच गया 1 मीटर पे। तो मुझे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्या फॉर्मूला लगाइए, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। चलो सॉल्व करो। XCM हो जाएगा, m1 कितना है 5, x1 कितना है 0, m2 कितना है 10, x2 कितना है 1, दिख रहा हो तो, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 10। बिल्कुल स्लो कराऊंगा मैं, ध्यान से। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, जो कुछ आना है इसी में से आना है, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट मोमेंट पे आपको जो भी थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो और इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना है। ये तो 0 हो गया, ये हो गया 10/15, 10/15 यानी 2/3 मीटर। 2/3 मीटर, आंसर सेंटीमीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 200/3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 66.7 सेंटीमीटर। 66.7 यानी 67 पे लगा देंगे सी। 66.67 सेंटीमीटर यानी सी, यानी 67 सेंटीमीटर। तो देख लो क्या हुआ, m1 माना 5, उसकी पोजीशन मानी ओरिजिन, m2 माना 10, उसकी पोजीशन मानी 1, और फॉर्मूला लगाया XCM इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? चलिए आगे लिखते हैं। तीन मासेस हैं, कौन कौन, 300 ग्राम है ओरिजिन पे रखा हुआ है, 500 ग्राम है 40 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और 400 ग्राम है 70 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। और ये पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। m1 है 300 ग्राम, x1 है 0, m2 है 500 ग्राम, x2 है 40 क्या सेंटीमीटर, m3 है 400 ग्राम और x3 है 70। और पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। m1 300 कहाँ रखा है, ओरिजिन पे। m2 500 कहाँ रखा है, 40 पे। m3 400 कहाँ रखा है, 70 पे। तो XCM सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 x1। ऐसा नहीं है कि सिंपल ही होंगे,
आगे अच्छे सवाल आएंगे। प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। बस वैल्यू डालिए, आंसर आएगा। m1 यानी 300, x1 यानी 0, m2 यानी 500, x2 यानी 40, m3 यानी 400, x3 यानी 70 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, 300 प्लस 500 प्लस 400, 300 प्लस 500 प्लस 400। इसको सॉल्व करो, ये तो 0 हो गया। 2 0 सबसे कॉमन लेके काट दो, 2 0 सबसे कॉमन लेके काट दो। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 280 अपॉन 5 3 8 4 12 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा 280, 480 बाय 12, तो 12 4 ज़ा 12 0 ज़ा 40 सेंटीमीटर पर है इनका सेंटर ऑफ मास। 40 सेंटीमीटर पर है इनका सेंटर ऑफ मास, यानी आंसर आ गया ए। 40 सेंटीमीटर पर है इनका सेंटर ऑफ मास। बहुत छोटा टॉपिक है, ध्यान से देखिए। 40 सेंटीमीटर पर है इनका सेंटर ऑफ मास, तो आंसर आ गया ए। 40 सेंटीमीटर पर है इनका सेंटर ऑफ मास, तो आंसर आ गया ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी आसान है, दो मास दिए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। m1 है 1 kg। ये इतने इजी क्यों है? क्योंकि ये एग्जाम सेक्शन है। और r1 है i प्लस 2j प्लस के। ये सब आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो। m1 है 1 kg, r1 है i प्लस 2j प्लस के, m2 है 3 kg और r2 है -3i माइनस 2j प्लस के। m1 है 1 kg, r1 है i प्लस 2j प्लस के, m2 है 3 kg, r2 है -3i माइनस 2j प्लस के। क्लियर है? और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी RCM निकालना है। फॉर्मूला लगा दीजिए, पोजीशन वेक्टर की बातें हैं तो RCM का फॉर्मूला m1 r1, वेक्टर साइन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। बस इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, जब टफ सवाल बनेंगे, जब स्लो करेंगे। m1 है 1, r1 है i प्लस 2j प्लस के, m2 है 3, r2 है -3i माइनस 2j प्लस के अपॉन m1 प्लस m2 यानी 4। ये हो जाएगा बेटा i प्लस 2j प्लस के -9i माइनस 6j प्लस 3k बाय 4। i माइनस 9i माइनस 8i, 2j माइनस 6j माइनस 4j, k प्लस 3k प्लस 4k अपॉन 4। i माइनस 9i माइनस 8i दिख रहा है, 2j माइनस 6j माइनस 4j, k प्लस 3k प्लस 4k बाय 4। 4 से डिवाइड कर दो तो -2i माइनस j प्लस के। क्या आंसर आ गया? -2i माइनस j प्लस के, यानी आंसर आ गया ए। -2i माइनस j प्लस के, यानी आंसर आ गया ए। बिल्कुल फार्मूला बेस है, फार्मूला भी एक ही लग रहा है हर सवाल में। अगला देखिए, अगला देखिए, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो अगर हम मास m1 को पुश करें कितना d डिस्टेंस पे, तो दूसरा m2 कितना पुश, m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, जिससे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन के ओरिजिन पर ही रहे, जिससे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है और ओरिजिन पर ही रहे। एक्स कोऑर्डिनेट की बात करो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना।
मान लो कि ओरिजिन है सेंटर ऑफ मास, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहा। m1 x1 की जगह लिखो d, m2 x2 निकालना है हमें अपॉन m1 प्लस m2। ये हमें सॉल्व करना है किसके लिए? x2 के लिए। x1 को कितना शिफ्ट किया? d डिस्टेंस। x2 को कितना करना पड़ेगा वो बताना है। सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड है, यानी अगर ओरिजिन पे है तो ओरिजिन पे ही है, शिफ्टिंग ज़ीरो है उसमें। सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट हो रहा है? ज़ीरो। इसके लिए हमें सेकंड मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो बताना है। इसके लिए हमें सेकंड मास को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा वो बताना है। इसके लिए हमें सेकंड मास को कितना शिफ्ट करने पड़ेगा वो बताना है। तो इसको ज़ीरो के पास ले आओ, तो ज़ीरो बराबर हो गया m1d प्लस m2 x2। x2 के लिए सॉल्व करना है, m2 x2 बराबर हो गया माइनस m1d। माइनस साइन ये बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो x2 आ गया माइनस में m1 अपॉन m2 इंटू डी। नेगेटिव अगर इग्नोर किया हो तो आप भी इग्नोर करोगे, तो x2 डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। नेगेटिव साइन सिर्फ बता रहा है डायरेक्शन, है ना, कि अगर d डिस्टेंस इधर है तो वो दूसरी तरफ जाएगा। तो आ गया m1 अपॉन m2 इंटू डी, यानी ऑप्शन आ गया बी। m1 अपॉन m2 इंटू डी यानी ऑप्शन आ गया बी। बहुत ध्यान से, m1 x1 की जगह क्या लिखा? d, m2 x2 निकालना है अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा तो इक्वल टू क्या मान लो? ज़ीरो। तो x2 कितना आ गया? m1 अपॉन m2 इंटू डी। सेंटर ऑफ मास कितना आ गया? x2 कितना आ गया? माइनस में m1 अपॉन m2 इंटू डी। क्लियर है? ये सब नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, थोड़ी देर में ख़त्म होंगे, फिर मेंस के जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़े से टफ जाएंगे। अगला है, तीन बॉल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं। तीन बॉल हैं और कुछ इस तरह से रखी हैं कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रही हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जहाँ मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। और मीडियन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बेस से h/3 के डिस्टेंस पे। सब याद होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल का या किसी ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? पॉइंट वेयर द मीडियंस मीट। पॉइंट वेयर द मीडियंस मीट। ट्रायंगल का कहाँ होता है सेंटर ऑफ मास? जहाँ मीडियन मिले। या कह सकते हैं कि मीडियन कहाँ मिलते हैं? सेंट्रॉइड पर। मीडियन कहाँ मिलते हैं? सेंट्रॉइड पर। या कह सकते हैं क्या? h/3 फ्रॉम बेस। सब याद होना चाहिए, बेस से h/3 के डिस्टेंस पे। या हमें क्या पता होना चाहिए? ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बेस से h/3 के डिस्टेंस पे। टॉप से निकालना हो तो पूरी हाइट h है, क्या हो जाएगा? h माइनस h/3 यानी 2h/3 फ्रॉम टॉप। जो भी आपको दिया हो आंसर, फिर इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास के बारे में। इतनी चीज़ें आपको याद होना चाहिए ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास के बारे में। जहाँ मीडियन मिले, मीडियन कहाँ मिलते हैं? सेंट्रॉइड पर। बेस से कितने डिस्टेंस पे होता है? h/3। या टॉप से कितने डिस्टेंस पे होता है? 2h/3। बेस से कितने डिस्टेंस पे होता है? h/3। या टॉप से कितने डिस्टेंस पे होता है? 2h/3। बेस से कितने डिस्टेंस पे होता है? h/3। या टॉप से कितने डिस्टेंस पे होता है? 2h/3। बेस से कितने डिस्टेंस पे होता है? h/3। या टॉप से कितने डिस्टेंस पे होता है? 2h/3। क्लियर है? सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। तो अभी क्या लगा देंगे? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ एनी टू बॉल नहीं, सेंटर ऑफ वन ऑफ द बॉल नहीं, हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो डी आंसर लगाएंगे। बाकी याद पूरे होना चाहिए। ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? जहाँ मीडियन मिले। मीडियन कहाँ मिलती हैं? सेंट्रॉइड पर।
सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बेस से h/3 के डिस्टेंस पे या टॉप से 2h/3 के डिस्टेंस पे। सेंट्रॉइड कहाँ होता है? बेस से h/3 के डिस्टेंस पे या टॉप से 2h/3 के डिस्टेंस पे। क्लियर है? अगला देखेंगे, थ्योरी है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, इस पे तो डिपेंड करेगा। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, इस पे भी करेगा। सेंटर ऑफ मास की बात है तो मास पे भी करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी करेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, लगने वाले फोर्स पे डिपेंड नहीं करता। सेंटर ऑफ मास लगने वाले फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो आंसर क्या आएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड नहीं करता? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो पर्सन है, कितने कितने मास के? 55 kg, 65 kg। m1 m2 नाम दे दो। m1 हो गया 55 kg और m2 हो गया 65 kg। ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। अपोजिट एंड्स ऑफ बोट है, बोट का वजन कितना? एक नाव में बैठे हुए हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, दोनों किनारों पर। बोट कितनी लेंथ कितनी है? 3 मीटर। बोट का वजन कितना है? 100 किलोग्राम, जो कहाँ काम करेगा? सेंटर पे। बोट का वेट कितना है? 100 किलोग्राम, जो कहाँ काम करेगा? सेंटर पे। तो 55 किलो के आदमी को ने क्या किया? मोशन किया, मूव किया और वो बैठ गया इधर जाके 65 किलो के आदमी के पास। 55 केजी का जो आदमी है वो पहले तो नाव के एक सिरे पर बैठा हुआ था, फिर वो मूव करता हुआ 65 केजी के आदमी के पास बैठ गया। तो सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा सिस्टम का, हमें ये बताना है। तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा ये हमें बताना है। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट रहता है, इस पे बाहर से तो कोई फोर्स लगाया नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो हमने पढ़ा है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने पे सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहता है। देयरफॉर COM रिमेन्स अनचेंज्ड, याद रखिएगा। सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, देयरफॉर COM रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अनचेंज रहेगा, क्योंकि हमने किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो अनचेंज रहेगा। क्योंकि हमने किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया है तो सेंटर ऑफ मास अनचेंज रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी? 0। सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग कितनी होगी? 0। सेंटर ऑफ मास कब चेंज होता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। इस तरह के सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी 0। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी 0। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग होगी 0। क्लियर है? ध्यान से। आंसर आ गया C। ये कंसेप्ट घुमा फिरा के कई बार पूछा है। अगला भी ऐसे ही है। दो लोग हैं, शुरू में रेस्ट में है, फिर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। V और 2V से म्यूचुअल इंटरएक्शन के कारण मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो एक दूसरे को म्यूचुअली एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्स अभी भी 0 दिया है। दो लोग हैं, V और 2V की स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं म्यूचुअल इंटरएक्शन के कारण। म्यूचुअल इंटरएक्शन यानी एक दूसरे पे तो ये फोर्स लगा रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है
तो सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से चलेगा? सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी 0। सेंटर ऑफ मास की स्पीड होगी 0। क्यों? सिंस वही कहानी, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आएंगे बेटा अभी। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी हो जाएगी? 0। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? 0। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, घुमा फिरा के 2-3 साल में ये कंसेप्ट काफी पूछा जाता है। म्यूचुअल इंटरएक्शन का ये मतलब नहीं होता कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है। म्यूचुअल इंटरएक्शन में भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। आइसोलेटेड सिस्टम होता है ये कि एक दूसरे पे तो पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी? 0। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी बेटा? बोलेंगे 0। इसलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी बेटा? बोलेंगे 0। अगला अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आ चुका है, ध्यान से। एक 50 किलो का आदमी है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है। कहाँ पर है? ग्रेविटी फ्री स्पेस में, और 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, 10 मीटर की हाइट पे है। 50 किलो का आदमी है, ग्रेविटी फ्री डिस्टेंस पे है और 10 मीटर की हाइट पर है। उसने किसी पत्थर का मास दिया है 0.5 किलोग्राम, नीचे की तरफ फेंका, किस स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो ध्यान से सोचो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होगा? किसी चीज को आप नीचे फेंकोगे तो आप ऊपर जाओगे रिएक्शन फोर्स के कारण। क्या हो गया? उसने हाथ में पत्थर लेके नीचे फेंका तो पत्थर तो नीचे जाएगा, वो ऊपर जाएगा रिएक्शन फोर्स के कारण। तो वही बताना है कि जब पत्थर नीचे जमीन पे पहुंचा तो आदमी तो ऊपर जा रहा है, आदमी तो ऊपर जा रहा है, तो आदमी की हाइट कितनी होगी जमीन से? जितनी देर में पत्थर नीचे पहुंचेगा आदमी ऊपर जाएगा। मैंने बताया क्यों? पत्थर आप फेंकोगे तो आप ऊपर जाओगे रिएक्शन फोर्स से। तो जितनी देर में पत्थर नीचे गिरा उतनी देर में आदमी कितना उठा वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझिए पहले। जितनी देर में पत्थर नीचे गिरा उतनी देर में आदमी कितना ऊपर गया वो हमें बताना है। जितनी देर में पत्थर नीचे गिरा उतनी देर में आदमी कितने ऊपर जाएगा वो हमें बताना है। पहले बात करो पत्थर की और ये निकालने की कोशिश करो कि पत्थर कितनी देर में नीचे आ रहा है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से। स्पीड लो 2, डिस्टेंस है 10, टाइम निकाल लो। ये मैंने पत्थर की बात की है पहले, तो टाइम आ गया 10/2 यानी 5 सेकेंड। पत्थर को नीचे आने में 5 सेकेंड लगेंगे। पत्थर की पहले बात करो, पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर्मूला लगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। पत्थर की स्पीड लो 2, डिस्टेंस लो 10, टाइम निकाल लो। टाइम आ गया 5 सेकेंड। टाइम आ गया कितना बेटा? बोलेंगे 5 सेकेंड। टाइम आ गया 5 सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है? अब क्या करो? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ। जिस मोमेंटम से पत्थर नीचे आ रहा है उसी मोमेंटम से आदमी ऊपर जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फॉर्मूला m1v1 बराबर m2v2। मान लो ये पत्थर की बात है 1 में, पत्थर अच्छे से लिखूं मैं, 1 में हम पत्थर की बात कर रहे हैं और 2 में हम मैन की बात कर रहे हैं। मैन, तो पत्थर का मास बोलो 0.5 यानी हाफ, पत्थर की वेलोसिटी बोलो 2, आदमी का मास बोलो 50 किलो और आदमी की वेलोसिटी निकाल लो। आदमी की वेलोसिटी आ गई 1/50 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी किसकी आ गई? मैन की। वो किस तरफ जाएगा? आदमी ऊपर। पत्थर नीचे जा रहा है तो आदमी ऊपर जाएगा। सोच के देखिए,
तो सवाल उठता है पत्थर कितनी देर में नीचे आया? 5 सेकंड में। तो आदमी 5 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा? आदमी 5 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा? सेम फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। वेलोसिटी आदमी की है 1/50, डिस्टेंस निकाल लो, टाइम है 5। डिस्टेंस निकाल लो, टाइम है 5। 5 से काट दो, डिस्टेंस आ गया 1/10 यानी 0.1 मीटर। तो आदमी 0.1 मीटर ऊपर चला गया। ये तीसरी चीज, जितनी देर में पत्थर नीचे आया उतनी देर में आदमी 0.1 मीटर ऊपर चला गया। बहुत ध्यान से समझिए, जितनी देर में पत्थर नीचे आया उतनी देर में आदमी 0.1 मीटर ऊपर चला गया। स्टेप समझिए। सबसे पहले मैंने ये निकाला कि पत्थर को नीचे आने में टाइम कितना लग रहा है। पत्थर को नीचे आने में टाइम लग रहा है 5 सेकंड। फिर मैंने निकाला कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया और निकाली आदमी की वेलोसिटी m1 v1 बराबर m2 v2 से। m1 में मैंने पत्थर, 2 यानी आदमी। तो आदमी की स्पीड आ गई 1/50 मीटर पर सेकेंड। आदमी कहाँ जा रहा है? आदमी ऊपर जा रहा है। तो सवाल उठता है 5 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा? फॉर्मूला लगा दिए, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आ गया 0.1 मीटर। 0.1 मीटर ऊपर जाएगा आदमी। 5 सेकेंड में आदमी कितना ऊपर जाएगा? 0.1 मीटर। क्लियर है? ये क्या लिखा हुआ है? अब मुझे निकालना क्या है वो पढ़ूं। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर निकालना है। तो देखो 10 मीटर तो था ही, 0.1 मीटर और ऊपर चला गया। तो डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना हो गया? 10 मीटर तो था ही, 0.1 मीटर और चला गया। तो डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना हो गया? 10 में 0.1 को जोड़ दो तो 10.1 मीटर। 10 में 0.1 को जोड़ दो तो 10.1 मीटर। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना आ गया? 10.1 मीटर। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना आ गया? 10.1 मीटर यानी बी। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना आ गया? 10.1 मीटर यानी कि बी। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना आ गया? 10.1 मीटर यानी कि बी। डिस्टेंस ऑफ मैन अबव द फ्लोर कितना आ गया? 10.1 मीटर यानी कि बी। बहुत ध्यान से कीजिएगा, बहुत धीरे धीरे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगला, अब जैसे जैसे आगे जाओगे क्वेश्चन टफ होंगे, ध्यान रखिएगा। ये एक क्या है? सर्कुलर डिस्क है। इसका रेडियस a है। इससे एक a/2 रेडियस की डिस्क काट दी तो कितनी डिस्क बचेगी? कुछ ऐसी बचेगी, है ना, बाकी तो कट गई। तो इसका नया सेंटर ऑफ मास बताना है। एक डिस्क है मेरे पास, उसमें से मैंने एक डिस्क काट दी, छोटी डिस्क काट दी। तो जो बची हुई डिस्क है उसे मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है। जो बची हुई डिस्क बची है उसका मुझे सेंटर ऑफ मास बताना है। तो मुझे बताओ, ये जो डिस्क है इसका मास कहाँ फैला हुआ है? जैसे ये कोई रॉड होती है तो इसका पूरा मास इसकी लेंथ में फैला होता है। कोई सॉलिड फिगर होती है जैसे स्फीयर है तो उसका मास उसके पूरे वॉल्यूम में फैला होता है। तो डिस्क यानी प्लेट का मास कहाँ फैलेगा? उसके पूरे एरिया पे। तो सबसे पहले आप निकालो मास पर यूनिट एरिया। कैसे? मास को डिवाइड कर दो एरिया से, मास अपॉन पाई ए स्क्वायर। रेडियस ए है बेटा, तो m/πa² आ गया मास पर यूनिट एरिया। फिर आप ये निकालो, ये जो आपने काटा है डिस्क को, इसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट, यही πr² लगाओ तो पाई रेडियस है इसका a/2 का स्क्वायर। ये हो गया πa²/4, यानी इससे 1/4 मास निकल गया बेटा। एरिया 1/4 हो गया तो मास 1/4 हो गया। अब लिखो मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। हम ये निकालना चाह रहे हैं
कि जो पार्ट हमने काट के अलग किया है उसका मास कितना है। तो ध्यान से सुनना, ये है यूनिट मास। यूनिट मास यानी क्या होता है, यूनिट एरिया का मास। यूनिट एरिया का इतना मास है तो इतने एरिया का कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो, m अपॉन पाई ए स्क्वायर में इंटू कर दो पाई ए स्क्वायर बाय 4, तो ये आ गया m/4। तो कटे हुए पार्ट का मास कितना हो गया, 1/4 ऑफ मास चला गया। 1/4 ऑफ मास चला गया। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। जो डिस्क है उसका पूरा मास कहाँ फैला हुआ है, उसके पूरे एरिया पे, तो निकालो मास पर यूनिट एरिया। जो डिस्क है उसका पूरा मास कहाँ फैला हुआ है, उसके पूरे एरिया पे, क्या निकालो, मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई ए स्क्वायर। फिर जो कटा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालो, कैसे, पाई आर स्क्वायर की बजाय a/2 का होल स्क्वायर यानी पाई ए स्क्वायर बाय 4। तो रिमूव्ड पार्ट का मास क्या हो गया, एक का मास इतना है तो इतने का मास कितना होगा, दोनों को इंटू किया तो m/4। अब देखो ध्यान से, क्या ये जो बड़ी डिस्क है इसका COM कहाँ होगा, इसको x1 से नाम दे दो, ये चलो बाद में लिख देंगे। कुल मिला के ये कि m1 m है अगर, तो m2 कितना है, कटे हुए पार्ट का मास कितना है, m/4। अब मुझे बताओ जो पूरी डिस्क थी उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था, ए डिस्टेंस पे, है ना, यहाँ कहीं होगा। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, यहाँ कहीं होगा पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास, यानी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे था, ए डिस्टेंस पे। तो x1 की वैल्यू आ गई a, x2 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, ये है इंपॉर्टेंट। x2 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से सुनना, ये इधर देखो, x2 यानी ये जो कटा हुआ पार्ट है ना इसका सेंटर ऑफ मास। तो मुझे बताओ ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, इसका और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। फिर से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो कटा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो इसका ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ए ये और a/2 ये, तो x2 हो जाएगा a प्लस a/2 यानी 3a/2। बहुत ध्यान से, m1 बोलिए कितना है m, m2 कितना है m/4, x1 यानी बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास का क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये देखो ये ओरिजिन है, ये बड़े डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये a डिस्टेंस पे, ये ओरिजिन है, ये छोटे डिस्क का सेंटर ऑफ मास, ये कितने डिस्टेंस पे, a ये और a/2 ये, यानी 3a/2 के डिस्टेंस पे। तो x2 कितना आ गया, x2 कितना आ गया, a प्लस a/2 यानी 3a/2। अब ये तो बेटा कटे हुए पार्ट की बात करना है हमें, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा, कुछ ऐड तो कर नहीं रहे बल्कि हटा रहे हैं, तो m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, बोलेंगे m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। क्या फॉर्मूला होगा बेटा, बोलेंगे m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। ये सारी वैल्यूज है, यहाँ रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। m1 की जगह लिखो m, x1 की जगह लिखो a, m2 की जगह लिखो m/4, x2 की जगह लिखो 3a/2 अपॉन m1 माइनस m2 m माइनस m/4। इसे आपको सॉल्व करना है। m1 की जगह m, x1 की जगह a, m2 की जगह m/4, x2 कैसे आया वो ध्यान से सीखो, 3a/2 अपॉन m1 m माइनस m2 यानी m माइनस m/4। ये कितना आ गया, ma माइनस 3ma/8 अपॉन 3m/4, ma माइनस
3ma/8 अपॉन 3m/4। एलसीएम ले लो, 8ma माइनस 3ma क्या हो जाएगा? 5ma/8 अपॉन 3m/4। क्या आ जाएगा बेटा? बोलेंगे 5ma/8 अपॉन 3m/4। अब सॉल्व कर लो बेटा। मास से मास कट गया, 4 से ये 8 कट गया, आंसर आ गया 5a/6। 5a/6, 5a/6, हाँ आंसर आ गया 5a/6। क्या कोई दिया है? हाँ, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से, हर तरह का क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। सिर्फ और सिर्फ क्रैश कोर्स रिवाइज कीजिए, 100% पेपर इसी में से आएगा। पूरी डिस्क का मास m, कटे हुए का मास m/4, पूरी डिस्क का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ओरिजिन से a, और जो छोटी डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ओरिजिन से a + a/2 यानी 3a/2। फॉर्मूला कौन सा लगाया? m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2। नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फिगर दी हुई है, ये 1 kg का मास है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये 1.5 kg का मास है, ये यहाँ रखा हुआ है, ये 2.5 kg का मास है, यहाँ रखा हुआ है। तो पूरा सेंटर ऑफ मास की हमें बताना है। सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा हमें? तो ये 1 kg के मास को ओरिजिन पे रख दीजिए, 0 0 इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए। पेन बदलता हूँ मैं। ये 1 kg के मास को ओरिजिन पे रख दीजिए, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 मान लीजिए। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, तो ये 3 का डिस्टेंस दिया है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3 0। और मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे आपको पता होगा x0 होता है, और ये लेंथ 4 है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 4। 1 kg को ओरिजिन नाम दे दिया, इसको एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसको वाई एक्सिस। तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 3 0, ये हो गया 0 4। एक तरह से जैसे x निकालना है, तो m1 m2 m3 बोलो। अगली शीट पे कर देता हूं मैं। m1 m2 m3 बोलिए। m1 इसे मैं कह रहा हूं, m2 इसे कह रहा हूं, m3 इसे कह रहा हूं, ये m2 है ये, और m3 इसे कह रहा हूं। m1 है 1, m2 है 1.5 और m3 है 2.5। 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg। 1 kg है, 1.5 kg है, 2.5 kg है। x की बात करूं तो x1 0 है, x1 0 है, x2 3 है, और x3 0 है। दिख रहा है? इनको कहेंगे x, पहले वाले कोऑर्डिनेट्स को। तो 0 3 0, x1 कितना है? 0, x2 कितना है? 3, और x3 कितना है? 0। तो चलो XCM निकाल लो। XCM इज m1 x1, वैल्यू डालो, प्लस m2 x2, इसी तरह y निकाल लेंगे, प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 x1 क्या हो जाएगा? 0। m2 x2 क्या हो जाएगा? 4.5। 1.5 का इंटू 3 से करोगे तो 4.5। m3 x3 फिर हो जाएगा 0 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हो जाएगा 5। 5 कैसे? 4, ये 1 ये 5, तो ये हो गया 45/50। ये x आ रहा है, ध्यान रखना। तो 9/10 यानी 0.9 मीटर। x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया 0.9 मीटर। क्या सिर्फ इतने से काम चल सकता है? 0.9 मीटर राइट, x कोऑर्डिनेट इसे ही कहते हैं बेटा। ये राइट और लेफ्ट यानी x कोऑर्डिनेट, ऊपर नीचे यानी y कोऑर्डिनेट। तो 0.9 सेंटीमीटर राइट, तो बी आंसर आ गया। 0.9 एक में ही दिया है, तो आंसर आ गया बी।
अगर आपको वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना हो तो वो भी बता देता हूँ। इसका वाई कितना है 0, इसका वाई कितना है 0, इसका वाई कितना है 4, यानी y1 0, y2 भी 0, y3 4 दिख रहा है। अगर y की बात करूं तो y1 0 है, y2 भी 0 है और y3 4 है। आंसर ऑलरेडी आ चुका है। y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो YCM इज m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, इसकी जरूरत नहीं है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो शुरू के दो तो 0 ही हो गए क्योंकि y1 और y2 दोनों 0 हैं। m3 y3 बोलो 2.5 इंटू 4 10 हो जाएगा, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 5। तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं है सेंटीमीटर है। तो 0.9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो गए। 0.9 और 2, देखना 2 ही दिया है, 0.9 और 2, हाँ 2 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0.9 और 2। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0.9 और 2। कुछ बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। क्या क्या कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y एक्सिस पे x 0 होता है। इतनी एलिमेंट्री मैथ्स आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट लीनियर मास डेंसिटी दी है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है dm अपॉन dx, मास पर यूनिट लेंथ। लीनियर मास डेंसिटी दी है dm अपॉन dx इज इक्वल टू क्या दी है a प्लस बी एक्स अपॉन एल का होल स्क्वायर। dm अपॉन dx दिया हुआ है हमें। लीनियर मास डेंसिटी यानी क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो dm अपॉन dx क्या दिया a प्लस बी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर। तो dm क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, रॉड की लेंथ है एल। तो क्या फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम पता है ना, अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। तो डी एम कितना निकाला है मैंने a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे लिख देता हूँ a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही है ना a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और ऊपर क्या लिखेंगे सेम यही चीज, बस x और लगा देंगे, x का और इंटू a प्लस बी एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट क्या लगेंगी, ऊपर भी 0 टू l, नीचे भी 0 टू l। इसे सॉल्व करो आंसर आएगा। बहुत ध्यान से, क्या डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। तो क्या हो जाएगा a बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी बाय एल स्क्वायर बाहर, दिख रहा हो तो ये b बाय एल स्क्वायर बाहर, और ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाय 4। फिर से देख लो a बाहर, ये x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, b बाय एल स्क्वायर बाहर, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4 बाय 4। लिमिट रखना बची है अपॉन, ये हो जाएगा a बाहर dx का x प्लस b बाय एल स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट रखना बची है a बाहर dx का x प्लस b बाय एल स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट रखना बची है। चलिए लिमिट डालिए, लेंथ ही रखना है, 0 का तो मतलब ही नहीं है। तो a एल स्क्वायर बाय 2 दिख रहा हो तो बहुत ध्यान से सॉल्व करना, प्लस b बाय एल स्क्वायर, और ये हो गया L4 बाय 4, L4 बाय 4 अपॉन a l प्लस b बाय एल स्क्वायर, और यहाँ आ गया एल क्यूब बाय 3। तो ये आंसर है, इसे ढंग से लिखिए। लिमिट डालना आता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। दो लेंथ से दो लेंथ कट गई, ये आ गया लेंथ स्क्वायर,
दो लेंथ से दो लेंथ कट गई, सिर्फ बचा एल। ऊपर क्या दिख रहा है, दिख रहा हो तो ए एल स्क्वायर बाय 2, बहुत ध्यान से सॉल्व करना, प्लस बी एल स्क्वायर बाय 4, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 4 अपॉन ए एल प्लस बी एल बाय 3। एक लेंथ भी कॉमन लेके काट दो, ये हो जाएगा ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 4 अपॉन ऐसा बना देता हूं ए प्लस बी बाय 3। ये आंसर है। अब आंसर किस फॉर्म में दिया है, आंसर पूरा सॉल्व करके दिया है। क्या आ गया, ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 4, ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 4 अपॉन ए प्लस बी बाय 3, ए प्लस बी बाय 3। एलसीएम ले लो, ऊपर 4, ये आ जाएगा 2 ए एल प्लस बी एल, दिख रहा हो तो, अपॉन यहाँ 3 ले लो, 3a प्लस बी बाय 3। आंसर आ गया, दिख रहा हो तो 3/4 2al प्लस बी एल अपॉन 3a प्लस बी। थ्री बाय 4 2al प्लस बी एल अपॉन 3a प्लस बी। देखो आपको ये आंसर दिया है, एल कॉमन है ऊपर से और एल भी कॉमन ले लो, 3/4 2a प्लस बी एल कॉमन अपॉन 3a प्लस बी। अब देखिए 3/4 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी, सी मुझे दिख रहा है आंसर। 3/4 तो क्योंकि इसी में, तो आंसर क्या दिख रहा है मुझे, सी। बहुत ध्यान से, लीनियर मास डेंसिटी यानी क्या होता है, मास अपॉन लेंथ। तो dm बाय dx दिया ये, तो dm आ गया ये। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी एम। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, 0 to l। इंटीग्रेशन आना चाहिए, ए एक्स का हो गया ए एक्स स्क्वायर बाय 2 और बी बाय एल स्क्वायर बाहर, और एक्स क्यूब का हो गया x4 बाय 4। फिर a बाहर, dx का हो गया x, b बाय एल स्क्वायर बाहर, x स्क्वायर का हो गया x क्यूब बाय 3। ये सब एग्जाम सेक्शन है, बहुत ध्यान से कीजिए। तो ये आंसर आ गया सेंटर ऑफ मास, ये आंसर आ गया सेंटर ऑफ मास, जिसमें आपको लीनियर मास डेंसिटी दी हो, जिसमें आपको क्या दिया हो, लीनियर मास डेंसिटी दी हो। चलिए अगला क्या है, ये कुछ इस तरह से फिगर दी है एक हमें, और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो करते क्या है, ध्यान से सुनना। चलो पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको जरा दो सेक्शन में डिवाइड कर दो। दिख रहा है कि ये दो सेक्शन हो गए, इसके दो रेगुलर सेक्शन हो गए। इसको मैं कहूँगा पहला एरिया, इसको कहूँगा दूसरा एरिया। अभी मैं निकाल रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट। तो मुझे बताओ पहले सेक्शन का एरिया कितना है। फिगर वाले सवाल एरिया से कर लिया करो। पहला सेक्शन बेटा, ये इसकी लेंथ है, ये मुझे 1 दिख रही है। ये इसकी ब्रेड्थ है, ये मुझे 3 दिख रही है। दिख रहा हो तो, लेंथ इसकी 1 है, ब्रेड्थ इसकी 3 है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1 × 3 यानी 3। यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरे का एरिया बोलो, दूसरे का एरिया बोलो। लेंथ कितनी है, 1 2 2 2 यानी ये भी 1 है, और 2 2 2 3 ये भी 1 है। तो 1 × 1 होगा बेटा, ये भी 1 दिख रही है ना, ये 1 2 है, ये 2 2 है। तो मतलब कितनी लेंथ बढ़ी, 1। और ये 2 2 है, ये 2 3 है, ये भी कितनी बढ़ी, 1। तो दूसरे का एरिया है 1 × 1 यानी 1। अब मुझे बताओ पहले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पहले सेक्शन का। पहले ये देखना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट। पहला सेक्शन देखो कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, 1। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा, बीच में। बीच में यानी हाफ के डिस्टेंस पे। तो 1/2 पे होगा बेटा पहले का सेंटर ऑफ मास। 1/2 पे होगा। 1/2 कैसे समझ लो,
पूरी चौड़ाई 1 तो आधी चौड़ाई 1/2, सेंटर ऑफ मास बीच में होता है ना। इसी तरह दूसरी फिगर का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बोलो। बहुत ध्यान से, इसको x1 नाम दे देना, बार लगाने की जरूरत नहीं है। ये x1 है, अब x2 निकालना सीख रहे हैं। ये देखो यहां से यहां तक 1 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा हाफ पे, लेकिन डिस्टेंस हमें ये कॉर्नर से ही नापने हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हाफ हो गया, लेकिन जैसा कि मैंने बोला डिस्टेंस नापना है यहाँ से, ये 1 का आधा हाफ तो हुआ, लेकिन नापना है यहाँ से, तो हाफ में 1 को और जोड़ दो, दिख रहा हो तो। ये हाफ है और ये पूरा 1 है, तो 1 + हाफ यानी ये हो गया 3/2। 1 + हाफ यानी ये क्या हो गया 3/2। तो सेंटर ऑफ मास का x निकलेगा अभी, फिर y भी इसी तरह निकालेंगे। x आएगा m1x1 प्लस m1 तो है नहीं, तो a1x1 कर दो। a1x1 एरिया की हद से निकाल रहे हैं, प्लस a2x2 अपॉन a1 + a2। बहुत ध्यान से नई चीज बताइए आपको। a1 कितना है 3, x1 कितना है 1/2, a2 कितना है 1, x2 कितना है 3/2, a1 कितना है 3, x1 कितना है 1/2, a2 कितना है 1, x2 कितना है 3/2 अपॉन a1 + a2, तो 4। तो 3/2 + 3/2 क्या हो गया 6/2, 6/2 यानी 3/4, यानी x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0.75। तो या तो बी आंसर सही है या सी आंसर सही है, या तो बी आंसर सही है या सी आंसर सही है, या तो बी आंसर सही है या सी आंसर सही है। अब थोड़ा आप ओरल भी लगा सकते हो। आपको बताया है कि सेंटर ऑफ मास हैवियर साइड होता है, मतलब इस बॉडी का y कोऑर्डिनेट ऊपर होगा। ये टोटल लेंथ 3 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 1.5 पे होता। अगर ये यूनिफॉर्म फिगर होती तो, ये नॉन यूनिफॉर्म फिगर है तो हैवियर साइड होगा, मतलब आंसर सी आना चाहिए। क्यों 1.5 से ज्यादा, सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा, सेंटर में ना हो के कहाँ होगा ऊपर की तरफ होगा। अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं देख लो। फिगर मुझे चाहिए तो मैं यहीं इरेज कर रहा हूं। आंसर तो आ चुका है, y कोऑर्डिनेट और निकालना सिखा दूं आपको। y कोऑर्डिनेट निकालना हो अगर, तो फिर इसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दो। ऐसे कर देते हैं 2 टुकड़े, ये पहला सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन। मुझे बताओ पहले सेक्शन का एरिया, यहां से यहां तक 1 है, और ये 1 0 है, ये 1 2 है, मतलब यहां से यहां तक 2 है, 1 0 1 2। हाँ, तो यहां से यहां तक 2 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पहले का 1 × 2 यानी 2, और दूसरे का एरिया क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक क्या है 0 0 2 3, 0 3 2 3 यानी 2, और 2 3 और 2 2 यानी ये 1। तो दूसरे का एरिया भी कितना हो गया, दूसरे का एरिया भी कितना हो गया 2 × 2। फिर से देखिए, ये 0 3 और 2 3 यानी कितना है 2, और ये 2 2 और 2 3 कितना है 2 × 2 नहीं होगा बेटा, 2 2 और 2 3 यानी 1, तो 2 × 1 यानी ये भी 2। अब इनका y1 बोलो। ये पहली, हर चीज नीचे से नापेंगे, तो ये पहली फिगर है, ये टोटल लेंथ है इसकी 2, तो इसका सेंटर ऑफ मास 1 पे होगा, तो y1 आ गया 1। फिर से समझ लो, ये पूरी 2, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में। y2 बोलो, ये पूरी 1 है बेटा, तो इसका सेंटर ऑफ मास हाफ पे होगा, 1/2 पे, लेकिन नापना नीचे से है, तो 1/2 में ये 2 जोड़ना पड़ेगा। नापना नीचे से है, तो ये 1/2 में ये तो हो गया 1/2, ये 2 और जोड़ना पड़ेगा, तो 2 + 1/2 यानी कितना 5/2, 2 + 1/2 यानी कितना 5/2। अब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, आंसर आ चुका है a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2। a1 कितना है 2, y1 कितना है 1, a2 कितना है 2, y2 कितना है 5/2 अपॉन a1 + a2 4। दिख रहा है,
तो ये आ गया 7/4 यानी 1.75 मीटर। मैंने पहले ही बोला था कि हैवियर साइड रहता है, तो आंसर हम पहले ही टिक कर चुके थे, तो वाई आ गया 1.75 मीटर। ये एरिया वाले कंसेप्ट से फिगर वाले सवाल कैसे करते हैं ध्यान रखो। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर डिस्टेंस को यहाँ से नापो, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर डिस्टेंस को बेस से नापो। y2 5/2 कैसे आया, बहुत ध्यान से। ये है सेकंड सेक्शन, इसका CG कितना है, हाफ पे है, लेकिन नापना हमें नीचे से है तो 2 और जोड़ा। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगला एक फिगर दी है, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लो 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 0। 1 0 क्यों दिख रहा है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो दिया ही है 0.5, और वाई जो भी हो पहले एक्स निकाल के देखते हैं। वाई जो भी हो पहले एक्स निकाल के देखते हैं। M1 आपको कितना दिख रहा है, 50 ग्राम, 50 लिख रहा हूं, रखा कहाँ है, 0 पे। M2 आपको कितना दिख रहा है, 100 ग्राम, रखा कहाँ है, 1 पे, दिख रहा है ना। और M3 आपको कितना दिख रहा है, 150 ग्राम, रखा कहाँ है, 0.5 पे। पहले अभी सिर्फ x निकाल रहे हैं, अगर x से काम नहीं चला, सबके x देखो अलग अलग दिए हैं, इन दोनों का ही x सेम है। अगर x से काम चल गया तो ठीक, नहीं तो y निकालेंगे। M1 50, M2 100, M3 150, x1 0, x2 1 और x3 0.5। क्लियर है, लगा फॉर्मूला, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन मासेस का सम। डायरेक्ट लिखेंगे, 50 में 0 का इंटू किया तो 0, 100 में 1 का इंटू किया तो 100, 150 में 0.5 का इंटू किया तो 75 अपॉन तीनों मासेस का सम। तीनों मासेस कितने हो जाएंगे, 150 और 50, 200 और 100, 300। तो ये आ गया 175/300, 25 से काट दो, 7/12, 7/12 दो में है, 7/12 दो में है, तो या तो आंसर ए है या बी है, या तो आंसर ए है या बी है, यानी हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, हमें y1 पता है, y1 भी 0 है, y2 भी पता है, y2 भी 0 है, और y3 निकालना पड़ेगा। इसको कहेंगे हम y3, इसको हम y3 कहेंगे, और ये 0.5 है, y3 अननोन है अभी, तो इस ट्राइंगल में लगा दो tan 60, इस ट्राइंगल में tan 60 लगा दो, y3 निकल आएगा। tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी y3 अपॉन बेस यानी 0.5, tan 60 होता है √3, 1/0.5 हो जाएगा 2y3, तो y3 आ गया दिख रहा हो तो √3/2, y3 आ गया दिख रहा हो तो √3/2। इस ट्राइंगल में जो शेडेड ट्राइंगल है, मैंने क्या किया, tan 60 लगाया, tan 60 बराबर क्या आ गया, y3/0.5, tan 60 बराबर क्या आ गया, y3/0.5, 1/0.5 को 2 लिख दिया तो √3 बराबर 2y3, तो y3 आ गया √3/2। y निकालने का क्या फॉर्मूला है, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो y1 के 0 होने से ये भी 0, ये भी 0, y1 और y2 तो 0 ही 0 है बेटा, y3 है बस जो भी है, तो m3 150 है और y3 है √3/2, तो 150 √3/2 अपॉन तीनों मासेस का सम कितना है,
तीनों मासेस का सम है 300। ये आंसर है बेटा। ये 75, ये 3 जा, ये 12 जा, तो 3√3/12 आ रहा है y कोऑर्डिनेट। और ये भी कैंसिल हो गया, तो √3/4 आ रहा है। y कोऑर्डिनेट आ रहा है √3/4, ऐसी फॉर्म में दिया है। हाँ, तो ये आंसर आ जाएगा, बी आंसर। 7/12 और √3/4, आंसर क्या आ जाएगा? बी, 7/12 और √3/4। ध्यान से देखिए y कैसे निकाला। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन क्या बेटा? m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आईटी मेंस का क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इजी है, ध्यान से। एक यूनिफॉर्म कोण की बात करना है। तो यूनिफॉर्म कोण का तो हमने रटा है कि कोण की हाइट अगर h हो तो इसका सेंटर ऑफ मास h/4 के डिस्टेंस पे होता है। कोण की हाइट अगर h हो तो इसका सेंटर ऑफ मास h/4 के डिस्टेंस पे होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बस इतना सा घुमाया है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वर्टेक्स से निकालने को कहा है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वर्टेक्स से निकालने को कहा है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वर्टेक्स से निकालने को कहा है। तो पोजीशन ऑफ COM फ्रॉम बेस कितना होता है? h/4। तो पोजीशन ऑफ COM फ्रॉम वर्टेक्स कितना हो जाएगा? सिंपल सी चीज, ऊपर से निकालना है सेंटर ऑफ मास, h माइनस h/4। ये h में से h/4 घटा दो तो 3h/4। ओरल क्वेश्चन है लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे इसमें। 3h/4 यानी आंसर आ गया डी। एक यूनिफॉर्म कोण की बात करना है। एक यूनिफॉर्म कोण की बात करना है। एक यूनिफॉर्म कोण की बात करना है। एक यूनिफॉर्म कोण की बात करना है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? बेस से h/4 के डिस्टेंस पे होता ही है बेटा, ये याद आना चाहिए। बस फर्क क्या है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताओ वर्टेक्स से। तो कोई भी चीज हो, जितने भी फॉर्मूले आपने याद किए हैं याद रखना बेस से याद किए हैं। वर्टेक्स से पूछे तो कुछ नहीं, टोटल हाइट में से जो भी आपने याद किया है वो घटा दो। h माइनस h/4 यानी 3h/4। h माइनस h/4 यानी 3h/4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म रॉड है, वही मास डेंसिटी दी है, इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं। dm/dx आपको दिया है a प्लस bx अपॉन l। a प्लस bx अपॉन l ये दिया है, तो dm क्या हो जाएगा? a प्लस bx अपॉन l और इंटू dx। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन लेंथ। ये लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन लेंथ। क्लियर है? चलिए आगे देखिए कैसे निकलता है सेंटर ऑफ मास। COM कैसे निकलता है? नेक्स्ट पेज से कर लेते हैं। dm इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। लिमिट लगा देंगे अभी। तो dm कितना है? a प्लस बी एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। a प्लस बी एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स और एक एक्स और आएगा ऊपर। एक बार और देख लें,
ए प्लस बी एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स, है ना। ऊपर एक एक्स और आएगा और नीचे क्या होगा, सिर्फ ए प्लस बी एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। लिमिट लगा देंगे 0 टू एल 0 टू एल। चलो सॉल्व करो। ये हो जाएगा ए एक्स, ए बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन आना चाहिए, प्लस बी बाय एल बाहर, ये एक्स स्क्वायर आ गया देख रहा हो तो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, ये क्या बी बाय एल बाहर, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 अपॉन, फिर ए का इंटीग्रेशन ए बाहर आ गया डी एक्स का एक्स, और प्लस बी बाय एल बाहर एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 दिख रहा हो तो। लिमिट रखना अभी बाकी है 0 टू एल 0 टू एल। बहुत ध्यान से कीजिएगा बेटा, देख लो ए बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट रखना बाकी है, बी बाय एल बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट रखना बाकी है, ए बाहर डी एक्स का हो गया एक्स, बी बाय एल बाहर एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख दो तो नीचे वाली लिमिट तो 0 ही आ जाएगी, तो ये हो गया ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी बाय 3 एल दिख रहा हो तो, और ये एल क्यूब, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आएगी, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी बाय 3 एल क्यूब अपॉन, यहाँ क्या आ जाएगी, ए एल प्लस बी बाय 2 एल, और एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर दिख रहा है। एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, एल स्क्वायर बचा, एक लेंथ से एक लेंथ कैंसिल, एल बचा, तो क्या हो गया दिख रहा हो तो, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 3 दिख रहा हो तो, ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 3 अपॉन ए एल प्लस बी बाय 2 एल अपॉन क्या आ गया, ए एल प्लस बी बाय 2 एल, एक एल कॉमन लेके फिर काट दो, तो ये आ गया ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 3 अपॉन ए प्लस बी बाय 2, ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 3 अपॉन ए प्लस बी बाय 2। क्लियर है, ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 3, ए एल बाय 2 प्लस बी एल बाय 3 अपॉन ए प्लस बी बाय 2। एलसीएम ले लें तो एल कॉमन आ जाएगा, ये एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3a प्लस 2b दिख रहा हो तो, अपॉन यहाँ एलसीएम ले लो 2a प्लस b बाय 2, ऐसा कुछ, एल कॉमन a बाय 2 प्लस b बाय 3 में 6 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 3a प्लस 2b अपॉन 6, और 2a प्लस b अपॉन 2, तो 2 से काट दो ये 6, क्या आ गया एल कॉमन 3a प्लस 2b अपॉन 3 2a प्लस b, ऐसा कुछ आ गया, एल कॉमन 3a प्लस 2b अपॉन 3 कॉमन 2a प्लस b। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है एग्जैक्टली वो हम पढ़ें। अच्छा, हमें दिया हुआ है बेटा सेंटर ऑफ मास 7/12L, हमें दिया हुआ है 7/12L, तो जो आंसर आपने निकाला है उसको 7/12L के इक्वल कर दो, तो जो भी बचेगा वो फिर आंसर कहलाएगा। तो जो भी आंसर आपने निकाला है, अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू कर दो 7/12L, लेंथ से लेंथ कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 4 को क्रॉस में इंटू करो, कितना आ जाएगा 12a प्लस 8b, 12a प्लस 8b इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14a प्लस 7b, 12a प्लस 8b, 12a प्लस 8b हाँ इज इक्वल टू 14a प्लस 7b। ए को ए तरफ ले जाओ, 14a माइनस 12a इज इक्वल टू 8b माइनस 7b, तो ये आ गया 2a बराबर b। ये आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ऑलरेडी हमें सेंटर ऑफ मास दिया हुआ था और हमें ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना था, तो 2a बराबर b आ गया। हमें ए और बी के, हमने सेंटर ऑफ मास निकाला तो इतना निकाला, अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये 7/12L है, तो इक्वल टू कर दो 7/12L, और ए और बी के लिए सॉल्व कर लो,
आंसर आ गया 2a बराबर बी यानी ऑप्शन सी। आंसर आ गया 2a बराबर बी यानी ऑप्शन सी। आंसर आ गया 2a बराबर बी यानी ऑप्शन आ गया सी। बहुत ध्यान से, ये dm/dx दिया हुआ था, सेंटर ऑफ मास हमने अपने तरीके से निकाला, थोड़ा सा लेंदी है, अपने तरीके से निकाला, फिर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 7/12l, तो इक्वल टू 7/12l कर दिया। इससे क्या हुआ, हमें ए और बी के बीच में रिलेशन मिल गया। इससे क्या हुआ, हमें ए और बी के बीच में रिलेशन मिल गया। क्लियर है? अगला, ये तो कर चुके हैं, ये तो कर चुके हैं, ये मेंस में भी आया है, नीट में भी आया है, ध्यान से रखना बेटा। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1, ये कर चुके हैं हम। ये 2 बार क्यों आया है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्स में आया है, प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर सेंटर ऑफ मास को हमें सेम पोजीशन पे रखना है, यानी उसमें कितना डिस्टर्बेंस करना है, 0। इसको कितना हिलाया, d। दूसरे वाले को कितना हिलाना पड़ेगा, यानी x2 हमें निकालना है, ऑलरेडी कर चुके हैं, अपॉन m1 प्लस m2। 0 आ गया, शिफ्टिंग की जगह 0 लिखना है। m1d बराबर आ गया माइनस में m2 x2, x2 आ गया माइनस में m1/m2 इंटू डी। डिस्टेंस तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो फिर ये नेगेटिव में क्यों आ रहा है, डायरेक्शन बता रहा है नेगेटिव साइन। एक अगर आगे आ रहा है तो दूसरे को पीछे ले जाना पड़ेगा, एक अगर आगे आ रहा है तो दूसरे को पीछे ले जाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या हुआ, बिल्कुल आसान, शिफ्टिंग को 0 कर दो तो आंसर आ गया, x2 बराबर आ गया माइनस में m1/m2 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटीजर टाइप में इसी साल आया है बेटा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड स्फीयर हमने याद किया है, डिस्टेंस कहाँ से नापते हैं, बेस से। कहाँ होगा, हेवियर साइड ही होगा, तो ये होता है 3r/8, याद आए तो, फ्रॉम बेस। क्या है, सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास 3r/8। अच्छा, रेडियस भी दिया है 8 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 3 × 8/8, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है। जबकि ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर है, जबकि ये क्या कह रहे हैं कि फ्लैट सरफेस से 1 सेंटीमीटर है। ये हमने जो डिस्टेंस निकाला है, कहाँ से निकाला है, फ्रॉम फ्लैट सरफेस निकाला है, नीचे से निकाला है। कितना, 3 सेंटीमीटर। कैसे, 3r/8 होता है, रेडियस भी 8 दिया है, रेडियस भी 8 दिया है, 8 से 8 कैंसिल, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया है कि 1 सेंटीमीटर है, तो इक्वल टू x कर दो, x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू आएगी 3। ये इसी साल इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस में इसी साल इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का ये इसी साल इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से, इसी साल इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे, एक यूनिफॉर्म मेटल डिस्क है, एक तरह से कर चुके हैं, फिर से कर ले रहे हैं। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, इसका रेडियस r है, कहीं और बना दो, ये r, अच्छा ये और छोटी है। इससे एक डिस्क काटी जिसका डायमीटर है r/4, डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगा r/4। इससे एक डिस्क काटी है। इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से करो, इस तरह के क्वेश्चन दिक्कत देते हैं। एक सर्कुलर डिस्क है, उससे एक पोर्शन काटा गया जिसका डाया है r/2, तो रेडियस हो जाएगा r/4। तो ये बचा हुआ पार्ट की हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। इतना पार्ट बच गया, बचे हुए पार्ट का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसमें होप आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले डिस्क का मास कहाँ फैला रहता है, उसके पूरे एरिया में।
तो निकालो मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। कैसे? मास को डिवाइड कर दो एरिया से, पाई आर स्क्वायर से। फिर जो कटा हुआ पार्ट है उसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ रिमूव्ड पार्ट। बहुत ध्यान से करना इस तरह के सवाल। तो उसका हो जाएगा पाई, रेडियस कितना है r/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 16, यानी 16 गुना एरिया कम हो गया, यानी उसका मास m/16 आने वाला है। एरिया जितना कम होता है उतना ही मास कम होगा। तो मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। यूनिट एरिया का मास इतना है तो इतने एरिया का कितना होगा। मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट कैसे निकालें, m/πr स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर बाय 16 से, तो ये आ गया m/16, ये आ गया बेटा m/16। ऐसे ही बताया था मास कितना आ गया m/16। अब मुझे बताओ, यहाँ कर रहे हैं फिर फॉर्मूला पीछे लगाएंगे। ये जो बड़ी डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा। तो x1 हमें कितना पता है, x1 हमें पता है r। यहां से नाप रहे हैं हर डिस्टेंस को, मान लो, है ना, यहां से नाप रहे हैं हर डिस्टेंस को। ये x नहीं कहलाएगा, अच्छा ठीक है x ही कहलाएगा, ये x1 हो जाएगा r। अब ये जो छोटी डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, r तो ये हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे होगा, ये ध्यान से सोचिए। ये इसका डाया कितना है, r/2 है, इसका डायमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाइए और मुझे बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देखो ये r/4 है, बहुत ध्यान से सुनना, तो ये बचा हुआ भी r/4 हो जाएगा यहां से यहां तक। तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है यहां से, तो क्या करो, बहुत ध्यान से देखो क्या करो, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, किसमें से किसको घटाएंगे। ध्यान से देखिए किसमें से किसको घटाएंगे। अच्छा एक मिनट देखिए, ये जो आंसर दिए हैं इसमें हमने सेंटर ऑफ मास कहाँ से नापा है, सेंटर से। सेंटर ऑफ मास कहाँ से नापा है, सेंटर से। मैं फिगर फिर से बताने की कोशिश करूं कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। ये है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r/4 है, ये पूरा डिस्टेंस r है। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास मुझे कहां से नापना है, सेंटर से नापना है। दूसरा पेन यूज कर रहा हूं मैं। क्या मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना है, ये डिस्टेंस मुझे आप बता सकते हो कितना है, r - r/4 दिख रहा है, r - r/4। तो ये x2 कितना होगा, r - r/4 यानी 3r/4। ऐसा क्यों बेटा, यहां से नापने की बजाय हमने सेंटर से क्यों नापा, क्योंकि हमसे बोला गया है, हमसे बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन सेंटर से नापना है। मतलब हर चीज आपको यहां से नापना है, हर चीज आपको यहां से नापना है, हर चीज आपको यहां से नापना है। तो फिर हर चीज आपको यहां से नापना है तो x1 चेंज हो जाएगा, x1 r था यहां से, अब सेंटर से ही नापोगे तो x1 की वैल्यू क्या लोगे, 0। x1 की वैल्यू क्या लोगे बेटा, 0। फिर से समझ लीजिए, हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ से नापना है, सेंटर से। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं रखा है, तो x1 लोगे 0 और x2 के लिए देखो मैंने फिगर बना दी, यहां से मुझे नापना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, r - r/4। चलिए अब फॉर्मूला लगाइए, m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। m1 कितना ले लो, जितना भी लो उसका तो 0 से इंटू होगा, m1 यानी m, x1 यानी 0, m2 यानी m/16, r2 यानी कितना
3r/4। बहुत ध्यान से बेटा, इस बार हमें कॉर्नर से नहीं सेंटर से नापना था। m - m/16 ये आंसर है बेटा। ये तो 0 हो गया। ये हो गया 3mr/64 दिख रहा हो तो 3mr/64 अपॉन 16m - m 15m/16 15m/16। तो मास से मास काटिए, 16 से 64 काटिए, 4 जा 3 से ये 5 काटिए। आंसर आ गया दिख रहा हो तो r/20। ये कहाँ से नापा है? ये कॉर्नर से नहीं नापा है, फ्रॉम सेंटर। कहाँ से नापा है? ये r/20 फ्रॉम सेंटर। r/20 फ्रॉम सेंटर, r/20 फ्रॉम सेंटर, r/20 फ्रॉम सेंटर। ध्यान से देखिए, ये x1 और x2 को आपको बजाय कॉर्नर के नापने से ऐसा बना के काटिएगा जिससे याद रहे। सेंटर से नापना है। क्यों? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सेंटर से निकालो। क्योंकि हमें दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहाँ से निकालो? सेंटर से निकालो। बहुत ध्यान से, बहुत स्लो करा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन इसका आना ही है। अगला बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन सब एग्जाम में आ चुका है, सब रेफरेंस बुक्स में दिया है। 3 मास हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और वो ओरिजिन पे रखें। तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 6 ग्राम हो गया। ओरिजिन पे रखें, यानी x1 को मान लो 0। तो चौथा पार्टिकल है जिसे हम दूसरा ही कहेंगे। ये तीनों को तो मैंने जोड़ दिया। m2 वो 4 ग्राम है। वो m2 कितना है? 4 ग्राम है। और रखा कहाँ हुआ है? यहाँ पर। x2 कितना दिया हुआ है? बस पहला ले लो, x की बात है तो अल्फा। रखा कहाँ है? अल्फा आई। अल्फा आई यानी अल्फा कोफिशिएंट ले लो बस। क्या फॉर्मूला होता है? m1 x1 + m2 x2 अपॉन m1 + m2। m1 का क्या है? तीनों को जोड़ के 6 ग्राम, x1 यानी 0, m2 यानी 4 ग्राम, रखा कहाँ है? अल्फा पे, अपॉन m1 + m2 हो गया 10 ग्राम। लेकिन ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास 1 2 3। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास 1 2 3। तो x की बात हो रही है तो इक्वल टू 1 कर दो और सॉल्व कर लो इसे अल्फा के लिए। सॉल्व कर लीजिए इसे अल्फा के लिए। फिर से समझ लो, 3 मास ओरिजिन पे रखें तो तीनों की बातें अलग अलग मत करो, तीनों को जोड़ दो। तो मास हो गया 6 ग्राम, ओरिजिन पे रखा है यानी x1 हो गया 0। अगला मास हो गया 4 ग्राम, रखा कहाँ है? अल्फा पे, बस हम x देख रहे हैं। और इसका x कितना दिया है? 1, तो इक्वल टू कर दिया 1, तो ये तो 0 हो गया। तो 4 अल्फा इक्वल टू आ गया 10, अल्फा आ गया 5/2। 4 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 10, तो अल्फा क्या आ गया? 5/2। अल्फा हमें निकालना था। तो ये आपके जहां जहां से भी मैं खींच सकता था सवाल, सारे क्वेश्चंस हो गए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। इतने क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए नोट कीजिए, इतना रखेंगे आज हम। गुड बाय।